मुझे मालूम है ये आपका निष्कर्ष है, पर मेरा सवाल वही नहीं था, सही है? वही मेरा जवाब था। आप इस बातचीत का तापमान बढ़ा रहे हैं। भाई ध्यान रखना, उन्हें कुछ ना हो। मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके लिए फ्लोरिडा के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर बेंज ब्राउन पर पत्नी की कॉस्मेटिक प्रक्रिया के दौरान हत्या का आरोप है, लेकिन बचाव पक्ष कहता है कि विज्ञान से ये साबित नहीं होता। आप एक विश्वविज्ञानी नहीं हैं, सही है? मैं एक विश्वविज्ञानी नहीं हूँ। यह जूरी पर निर्भर करेगा कि वे दोनों विशेषज्ञों में से किस पर विश्वास करते हैं। मैं आपको अदालत की लड़ाई के अंदर ले चलूंगी और बताऊंगी कि जज का फैसला डॉक्टर ब्राउन के मुकदमे से पहले क्यों सबसे अहम हो सकता है। मैं अनजानेत लेवी हूँ और ये लॉ एंड क्राइम है। हिलरी ब्राउन 2 बेटियों और एक बेटे की मां थी। उनकी शादी प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर बेन ब्राउन से हुई थी और वो उनके क्लिनिक में भी काम करती थीं। 21 नवंबर 2023 को वो उस क्लिनिक में एक ऐसी प्रक्रिया के लिए गईं जो एक सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए थी। उन्होंने पहले भी ऐसा किया था, लेकिन फिर कभी बाहर नहीं आईं। नन 11 पुलिस, फायर, एम्बुलेंस। मुझे इमरजेंसी है, ठीक है? आपको किसकी जरूरत है, पुलिस, फायर या एम्बुलेंस? एम्बुलेंस। हमारे पास एक अस्थिर मरीज है। ठीक है, पता बताइए। नमस्ते मैडम, आपका पता क्या है? ठीक है, क्या आप मरीज के साथ हैं? हाँ ठीक है, हमारी मदद रास्ते में है। ठीक ठीक, क्या हुआ था? उनकी सर्जरी चल रही थी। ये प्लास्टिक सर्जरी का क्लिनिक है। उनकी हालत अस्थिर थी, उन्हें दौरे पड़ रहे थे। और 7 दिन बाद हिलरी ब्राउन की मौत हो गई। जांचकर्ताओं के अनुसार हिलरी पेट के निशान को सुधारने की सर्जरी, बाजू की लिपोसक्शन, होठ इंजेक्शन और आंखों के पास लेजर ट्रीटमेंट जैसी प्रक्रियाओं से गुजर रही थीं। गवाहों ने बताया कि वह अधिकतर समय जागकर बात कर रही थीं और अपने आईवी बैग्स तैयार करने में भी मदद की, लेकिन बाद में प्रक्रिया गलत हो गई। गवाहों ने कहा कि उन्हें झटके आने लगे थे। स्टाफ ने डॉक्टर ब्राउन से पूछा 911 पर कॉल करें या नहीं। डॉक्टर ने इंतजार करने को कहा और वो फिर होश में नहीं आई। मेरा ख्याल है बस मैं आपको बता देता हूँ। मुझे अब और कोई वजह नज़र नहीं आती, लेकिन मूल रूप से हमें नवारे में एक डॉक्टर के ऑफिस से मेडिकल कॉल मिली थी, जहाँ मुझे लगता है कि एक प्लास्टिक सर्जन अपनी पत्नी पर प्रक्रिया कर रहा था। और फिर हमें बताया गया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया था। मुझे लगता है कि सेविला बस सबके नाम ले लेगा और उन पर जल्दी से जानकारी इकट्ठा कर लेगा, ताकि अगर बाद में कुछ सामने आए, जैसे कोई कहे कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, तो हमारे पास जानकारी हो। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ब्राउन पर आपराधिक लापरवाही से गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा, जब मेडिकल एग्जामिनर ने हिलरी ब्राउन की मौत लिडोकिन टॉक्सिसिटी के कारण बताई। बचाव पक्ष का कहना है कि मेडिकल एग्जामिनर को ये गवाही देने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए कि लाइडोकिन टॉक्सिसिटी से हिलरी ब्राउन की मौत हुई, क्योंकि वे इसे तय करने के योग्य नहीं हैं। बचाव पक्ष ने एक याचिका दायर की जिसमें जज से उनकी गवाही के उस हिस्से को सीमित करने का अनुरोध किया गया, और इस हफ्ते जज ने बचाव पक्ष की याचिका सुनी। डॉक्टर डियाना ओलेस्की गवाही देने के लिए खड़ी हुई और पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि वो ना तो क्लिनिशियन हैं और ना ही टॉक्सिकोलॉजिस्ट। लाइडोकेन टॉक्सिसिटी एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। मैं क्लिनिशियन नहीं हूँ। नहीं सर, सही है। मैं कभी भी ये कसम नहीं खाऊंगी कि मैं एक विश्वविज्ञानी के रूप में विशेषज्ञ हूँ। मैंने ये निर्धारित नहीं किया कि किस सांद्रता का उपयोग हुआ था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि डॉक्टर ब्राउन ने अपने ऑफिस में कितने प्रतिशत ताकत वाली लिडोकाइन रखी थी। मैं ये अंतर करने की कोशिश कर रही थी कि आप वायल से सीधे जो लेते हैं, जैसे 1% या 2%, और जो ट्यूमेसेंट सोल्यूशन बनाया जाता है, उसके बीच क्या फ़र्क है। ठीक है, और बस स्पष्ट करने के लिए चलिए इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। वायल से जो पदार्थ निकलता है, जैसा आपने कहा, वो 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, सही है? और क्या आपने ये देखा है कि उन वायल्स पे जब लिडोकेन दिया जाता है तो उसकी सांद्रता का कोई मानक होता है? मैंने इस बारे में देखा है, और हाँ, 1% या 2%। सबसे आम सांद्रता यही होती है। टॉक्सिकोलॉजी एक क्षेत्र है जो विषाक्त पदार्थों और दवाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, और इनका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है?
हाँ, ऐसा हो सकता है। देखिए मेरा मतलब है यही तो टॉक्सिकोलॉजी का पूरा मकसद है ना? ये पता लगाना कि कोई दवा या पदार्थ शरीर पे क्या असर करेगा, है ना? वे यह भी जान सकते हैं कि वह कौन सा रसायन है, उदाहरण के लिए शरीर के बाहर। और क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि एक विश्व विज्ञानी ऐसे मामलों में जैसे कि हाफ लाइफ और कुछ विषयों के शरीर पर प्रभाव आपसे अधिक जागरूक और अपडेटेड होगा? मुझे लगता है उनके पास बेहतर जानकारी है। उनकी विशेषज्ञता के कारण उन्हें पता है कि कुछ दवाएं एक दूसरे पर कैसे असर डाल सकती हैं। राज्य ने कहा कि डॉक्टर ओलेस्की विश्वविज्ञानी के रूप में गवाही नहीं दे रहे थे। वो मेडिकल एग्जामिनर के रूप में गवाही दे रही थीं और हिलरी ब्राउन की मृत्यु का कारण उपलब्ध सारी जानकारी के आधार पर तय किया था, लेकिन बचाव पक्ष दबाव डालता रहा। वे जानना चाहते थे कि उन्हें अपनी जानकारी कहां से मिली, खासकर ये दावा कि बिना मिलाए लिडोकिन का इस्तेमाल किया गया था। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली कि वो बिना मिलाए थे? ये जानकारी मुझे जांच के दौरान गवाहों से बातचीत में मिली थी। क्या ये जानकारी मेडिकल रिकॉर्ड से मिली? मुझे नहीं मिली थी। क्या आपने वास्तव में मेडिकल रिकॉर्ड प्राप्त किए थे या आपने मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा की थी जिससे ये सुझाव मिले कि इसका उल्टा सच है कि वहाँ कोई बिना मिलावट वाला लिडोकाइन इस्तेमाल नहीं किया गया था या दिया नहीं गया था? आपने मेडिकल रिकॉर्ड्स पूरी तरह देखे थे, सही? हाँ, देखे थे। और आपने समीक्षा में उनके क्लिनिकल नोट्स भी शामिल किए थे, सही? सही है। और स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर के क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, क्लिनिकल नोट्स ये काफी पूर्ण थे, है ना? जब मुझे आखिरकार वे मिले तो वे उसी सामान्य देखभाल के मानक के अनुसार बनाए गए थे जैसा मैंने देखा है। सही, उसमें दी गई सारी जानकारी थी। पहले से कितनी दवाएं दी गई थी, प्रक्रियाओं में कितना ज़ाइलोपेट डाइल्यूएंट इस्तेमाल हुआ और क्लिनिकल नोट्स में जो आम तौर पर होता है सब शामिल था, सही? ठीक है। और उन कोड फोटोग्राफ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये दर्शाए कि बिना मिलावट वाला लिडोकेन किसी भी मात्रा में था, है ना? मुझे उसकी नोट्स में ऐसी कोई बात याद नहीं है जहां उसमें अपनी दवाओं की सूची में ये लिखा हो कि उसने उसे बिना मिलावट या पतला किया हुआ जिरकोनियम दिया था। बचाव पक्ष ने अस्पताल में लिडोकेन ब्लड लेवल की जांच के बारे में भी पूछा और क्या डॉक्टर ओलेस्की को उसका परिणाम पता था। यही से माहौल अचानक तनावपूर्ण हुआ। तो आप मेडिकल रिकॉर्ड से जानते हैं कि मरीज से खून का एक नमूना दिया गया था जिसमें लिडोकेन का स्तर जांचा गया था, सही है? अस्पताल में लिडोकेन का लेवल लिया गया था। हाँ। ये कहाँ से आया? क्या कहाँ से आया? क्या आंख का तरल विट्रियस द्रव? मुझे उम्मीद है कि वो किसी जीवित व्यक्ति की आंख का तरल था, लेकिन मुझे लगता है कि वो खून से आया था। मुझे नहीं पता कि वो परिधीय रक्त था या केंद्रीय धमनीय सुई से लिया गया था। हाँ, और क्या? स्तर क्या था? मुझे याद नहीं, वो सामने नहीं है। अगर मैं कहूँ 3.4 था, क्या आप विरोध करेंगे? ये इतना ज्यादा था कि इससे दौरे और लिडोकेन विषाक्तता के क्लिनिकल लक्षण हो सकते थे। मुझे पता है ये आपका निष्कर्ष है, लेकिन मेरा सवाल वो नहीं था। वही मेरा जवाब था। एक मेडिकल डॉक्टर के तौर पर आपके अनुभव के आधार पर और इसे काफी समय से देखने और लंबे समय तक करने के बाद वापस जाकर गणना करना गैर जिम्मेदाराना है। रुको भाई, माफ करना। वॉरेन, सवाल पूछने का तरीका सोच समझ कर चुने। आप माहौल गर्म कर रहे हैं। भाई ध्यान रखना ऐसा ना हो। मैं माफी नहीं मांगता। मैं माफी मांगता हूं। बचाव पक्ष की एक और बड़ी दलील थी। साथ ही डॉक्टर ब्राउन के मेडिकल लाइसेंस से जुड़ी फ्लोरिडा स्वास्थ्य विभाग की एक अलग सुनवाई पर भी बात हुई। बचाव पक्ष की याचिका के अनुसार उस सुनवाई में विश्व विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर क्रिस्टोफर बोरगर्ट ने गवाही दी थी कि लाइडोकाइन हिलरी की मौत का कारण नहीं था। बचाव पक्ष के अनुसार सुनवाई अधिकारी ने उनकी गवाही विश्वसनीय मानी और विभाग में बाद में लिडोकाइन विषाक्तता को डॉक्टर ब्राउन के लाइसेंस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार के रूप में हटा दिया। बचाव पक्ष का कहना है कि जब स्वास्थ्य विभाग ने उस सिद्धांत पर भरोसा नहीं किया तो फौजदारी मामले की ज्यूरी क्यों करे।
ब्राउन के वकील ने फिर डॉक्टर क्रिस्टोफर बोरगर्ट को गवाही के लिए बुलाया, वही फार्माकोलॉजिस्ट और टॉक्सिकोलॉजिस्ट जिन्होंने पहले भी स्वास्थ्य विभाग के मामले में गवाही दी थी। उन्होंने ये कहा, मैंने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के फार्माकोलॉजी और एनवायरमेंटल थेरेप्यूटिक्स विभाग से मेडिकल साइंसेज में पीएचडी प्राप्त की है। इसके बाद मैंने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की। हर प्रकाशित उदाहरण में स्तर बढ़ रहे हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं। मैं आपके लिए इसे उल्टा बनाऊंगा। मेरे लिए अभी भी ये उल्टा बढ़ रहा है ताकि आप इसे अपने संदर्भ में बाएं से दाएं सोच सकें। 6 घंटे पर भी अभी बढ़ रहा है। किसी भी मामले में किसी पिछले समय बिंदु पर स्तर अधिक नहीं है। ये एक स्थिति है। तो उस स्थिति में यह अनुमान लगाया जाएगा कि हिलरी ब्राउन 5 से काफ़ी नीचे होंगी, जो कि सार्वभौमिक रूप से माना जाता है, यहाँ तक कि संवेदनशील व्यक्तियों को भी ध्यान में रखते हुए 5 नैनोग्राम प्रति मिली से नीचे चिकित्सीय सीमा के भीतर है। 1.5 नैनोग्राम प्रति मिली से ऊपर और 5 तक गैर-विषैला है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इतनी गहराई में चला गया, लेकिन बात यह है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि उनकी कार्यप्रणाली इसमें असफल रही। वो इन अलग अलग परिस्थितियों को अलग अलग नहीं कर पाए और ये नहीं बता पाए कि ठीक है, एक परिस्थिति में कौन सी जानकारी है। आप जानते हैं वो 3.4 हमें क्या बताता है। अगर उन्होंने उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से नहीं रखा और फिर उन्हें व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन नहीं किया कि कौन सी बात समझ में आती है, इसके बजाय उन्होंने एक नैदानिक निदान का उपयोग किया और फिर ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी कहानी में फिट करने के लिए अलग अलग तथ्यों को चुन चुन कर इस्तेमाल किया। घंटों की गवाही के बाद जज ने आदेश दिया। वो हमारी मुख्य मेडिकल एग्जामिनर हैं और कई वर्षों से हैं। उनके पास आवश्यक शिक्षा है। मुझे लगता है कि मेडिकल एग्जामिनर या फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए, अगर मुझे सही याद है, तो 13 साल की ट्रेनिंग थी। उन्होंने 2000 से अधिक पोस्टमार्टम भी किए हैं। मेरे अनुसार आज की गवाही से साबित होता है कि डॉक्टर लेस्की के पास पर्याप्त तथ्य और डेटा था। उनके निष्कर्ष तक पहुंचने के सिद्धांत और तरीके विश्वसनीय हैं और उन्होंने इन्हें सही तरह से लागू किया। जूरी तय करेगी कि वे दोनों विशेषज्ञों में से किस पर भरोसा करें। मुझे लगता है 3 संभावित विकल्प हैं। एक ये है कि वास्तव में उन्होंने कुछ भी गलत तरीके से नहीं दिया। यह संभव है। एक और संभावना है, उसने गलती से कुछ गलत तरीके से दिया और उसे इसका एहसास नहीं हुआ, जिससे उसे सच में लगता है कि उसने सही तरीके से दिया। मेडिकल रिकॉर्ड्स में दिखेगा कि उसने दवा सही दी थी। या हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि ये रिकॉर्ड्स, भले ही ये मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, मुझे नहीं लगता कि इन रिकॉर्ड्स में उतनी विश्वसनीयता है जितनी गैर आरोपी डॉक्टरों के मेडिकल रिकॉर्ड्स में होती है। यहाँ तीसरी संभावना भी है कि उसने अपनी गलती तो समझ ली थी, लेकिन उसे मेडिकल रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं किया। तो ये सब बातें, मैं मानता हूँ कि इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए। जूरी को डॉक्टर ओलेस्की की व्याख्या सुनने की अनुमति मिलनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया और किन निष्कर्षों पर पहुंची। ठीक वैसे ही जैसे जूरी को बचाव पक्ष का दृष्टिकोण भी सुनने की अनुमति मिलनी चाहिए कि वे क्यों मानते हैं कि यह निष्कर्ष गलत है। इसका मतलब है कि मेडिकल एग्जामिनर अपने सभी निष्कर्षों के बारे में गवाही दे सकती हैं, लेकिन जहां तक बात है कि मामला असल में जरी तक कब पहुंचेगा, उसमें अभी समय लग सकता है। जज ने यह भी आदेश दिया कि मुकदमे की तारीख आगे बढ़ा दी जाए और अब नई तारीख अक्टूबर में तय की जाएगी। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या डॉक्टर ब्राउन ने सच में अपनी पत्नी की हत्या की थी या अभियोजन पक्ष ऐसी थ्योरी को आगे बढ़ा रहा है जो टिकती नहीं है। मैं जॉन डे को बुलाना चाहती हूँ, जो न्यू मैक्सिको में आपराधिक बचाव वकील हैं और पहले जटिल मेडिकल केस कर चुके हैं। जॉन, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आप अच्छे इंसान हैं। इस विवादित सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष को ट्रायल में लिडोकिन टॉक्सिसिटी की राय पेश करने की अनुमति मिलने पर आपका क्या विचार है? धन्यवाद बुलाने के लिए अंजनेत लेवी। कभी कभी अभियोजक को जो मांग रहे हैं उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की नज़र में ये मेडिकल एग्जामिनर कुछ संदिग्ध है, इसलिए जज का उसकी गवाही की अनुमति देना बचाव पक्ष के लिए ज़रूरी नहीं
कि नुकसानदेह हो। अब उन्हें मेडिकल एग्जामिनर की गवाही को चुनौती देने का मौका मिलेगा, इस बात पर कि वो खुद एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट नहीं हैं, इस बात पर कि एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं जो मूल रूप से उनकी बातों का खंडन करते हैं। मेरा मतलब है, ये तो बचाव पक्ष को क्रिसमस का तोहफा मिल गया एक तरह से, क्योंकि उनके पास बहुत सारी बातें हैं जो जूरी के सामने उनके पक्ष में जाएंगी कि मेडिकल एग्जामिनर ने आखिरकार अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंची, कौन सी जानकारी को उन्होंने खारिज किया, क्यों खारिज किया और उनकी योग्यताएं क्या हैं। तो अगर आप एक डिफेंस वकील के तौर पर जूरी की नजर में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वाजिब शक है, तो ये आपके लिए एक तोहफा है। अगर आप डिफेंस में हैं तो मैं इसे बुरा नहीं मानता। ये वाकई दिलचस्प है। और आप जानती हैं, मैंने ट्रायल में काफी आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग की है। आपने भी इतने आरोपियों का प्रतिनिधित्व किया है कि आप जानती हैं कि एक मेडिकल एग्जामिनर या कॉरोनर उनके सामने पेश की गई सारी उपलब्ध जानकारी लेकर मृत्यु के कारण के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने लिडोकिन टॉक्सिसिटी का मुद्दा देखा और कहा, अच्छा, हम इसे उनके खिलाफ कार्रवाई या लाइसेंस पर असर डालने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई वैधता नहीं है। तो मैं थोड़ी उलझन में हूँ कि स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल प्रोफेशनल्स इसे देखकर कैसे कह सकते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये उसकी मृत्यु के कारणों में से एक था, लेकिन फिर पैथोलॉजिस्ट एमी कहते हैं, हाँ, ये है। तो मुझे पता है कि डॉक्टरों की राय अलग-अलग हो सकती है। ऐसा हमेशा होता है, लेकिन यह बहुत ही जोखिम भरा लगता है। ठीक है, जरा व्यापक नजर से देखते हैं। अगर आप बचाव पक्ष हैं तो पूछेंगे, इस केस की पैरवी फ्लोरिडा राज्य कर रहा है। फ्लोरिडा राज्य का स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है? आप जूरी से कहते हैं कि फ्लोरिडा राज्य अपना मन नहीं बना पा रहा। आपके पास अभियोजन और स्वास्थ्य विभाग हैं जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। क्या आप प्रतिवादी को केवल इस आधार पर दोषी ठहरा सकते हैं कि फ्लोरिडा राज्य खुद नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है? यही बात आप समापन में जूरी से कह सकते हैं। मेरा मतलब है, आप ये बताना चाहेंगे कि आप उम्मीद करेंगे कि अभियोजन पक्ष ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर रखी होंगी। कई सवाल हैं कि वे इस रास्ते पर क्यों गए, इसकी पहले से कल्पना क्यों नहीं की और हम इस स्थिति में क्यों हैं। अगर आप अभियोजक हैं तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपने पहले से योजना नहीं बनाई या नहीं सोचा कि बचाव पक्ष इसे कैसे पेश करेगा। लेकिन आप जूरी से कहते हैं, राज्य को नहीं पता, वे अपना मन नहीं बना सकते, वे आपको कोई साफ साफ जवाब नहीं दे सकते, तो फिर आप दोषी क्यों ठहराएं? ठीक है, और ऐसा लगता है कि आप यहाँ कुछ उचित संदेह उठा रही हैं। हालांकि हमारे पास अभी भी डॉक्टर बेन ब्राउन के खिलाफ ये सारी भयानक और बुरी बातें हैं। मेरा मतलब है, उनकी पत्नी उनके ऑफिस में अपने खुद के इलाज के लिए चीजें मिला रही थी। उनके पति ही उन पर इलाज कर रहे थे। शायद ये असामान्य नहीं, लेकिन लगता है ये आपको नहीं करना चाहिए। वहाँ बाकी कर्मचारी भी थे जो कह सकते हैं कि उन्हें भी ये ठीक नहीं लगा था और वे 911 पर कॉल करना चाहते थे, मगर उन्हें रोक दिया गया क्योंकि कहा गया सब नियंत्रण में है। तो डॉक्टर ब्राउन के खिलाफ कई बेहद बुरी बातें हैं क्योंकि उनकी पत्नी को दौरे पड़ रहे थे और वो झटके खा रही थी और वो अपने साथ या अपने लिए काम करने वाले लोगों को 911 पर कॉल करने नहीं दे रहे थे। सही है, और फिर भी अगर आप विषाक्तता यानी टॉक्सिकोलॉजी वाले हिस्से को हटा भी दें तो भी, जैसा आपने कहा, बहुत सारी बुरी बातें हैं। यही वो चीज नहीं है जिस पर यह केस टिका है, लेकिन ये उसका एक हिस्सा जरूर है, और ये बस एक हिस्सा है जिस पर बचाव पक्ष जोर देगा। वैसे इस केस में उसके पास बेहतरीन बचाव पक्ष की टीम है, लेकिन ये पूरे मामले का सिर्फ एक हिस्सा है और बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जिनसे उन्हें निपटना है। अभियोजन पक्ष के पक्ष में भी बहुत सारी बातें हैं। तो भले ही जूरी के सामने टॉक्सिकोलॉजी का मुद्दा ना हो, वे बाकी सब कुछ देख सकते हैं और कह सकते हैं, हाँ, मेरा मतलब है, ये हम हैं। हम मानते हैं कि अभियोजन पक्ष जो कह रहा है डॉक्टर के कार्यों या उनकी लापरवाही के बारे में, पति के बारे में, वैसे भी जब आपकी पत्नी ऑपरेशन टेबल पर हो तो आप सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसमें और ज्यादा सावधानी बरतेंगे। हाँ, टॉक्सिकोलॉजी के बिना भी जूरी दोषी ठहराने के लिए कई बातें इस्तेमाल कर सकती है। अगर आप बचाव पक्ष हैं तो हर मौके पर उचित संदेश स्थापित कर ये तर्क देना होगा कि इस आधार पर इस आदमी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आपके पास तो मौत का कोई भरोसेमंद कारण भी नहीं है और इस पर मतभेद भी है, तो बचाव पक्ष को जो भी मिल सकता है उसे पकड़ना ही होगा, और इस मामले में वे वही कर रहे हैं।
बिल्कुल सही, आप सही कह रही हैं। उनकी डिफेंस टीम बहुत अच्छी है। मार्क ओमारा फ्लोरिडा के जाने माने क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी हैं। उन्होंने ट्रेवान मार्टिन केस में जॉर्ज जिमरमैन का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कई और बड़े हाई प्रोफाइल केसेस संभाले हैं। वो बहुत अच्छे वकील हैं। लेकिन आखिरकार बात एक ऐसी महिला की है जो अपने पति के ऑफिस में कई प्रक्रियाओं से गुजर रही थी और बाद में उसकी मौत हो गई। और मैं भी सोच रही हूँ कि क्या वे ये दलील देंगे कि उसे बचाया जा सकता था, लेकिन अस्पताल में कुछ हुआ। मेरा मतलब है, कौन जानता है वे क्या कहने वाले हैं। आप जानती हैं, क्योंकि इसमें एक और हिस्सा भी है जहां वो अस्पताल में 7 दिन तक थी और वो लाइफ सपोर्ट पर थी और इलाज चल रहा था। तो मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर भी ये सवाल है। हाँ, कई बीच में हुई कार्रवाइयां हैं जिनकी ओर बचाव पक्ष इशारा करेगा। मेरा मतलब है अभियोजन पक्ष के पास अच्छे तथ्य हैं, लेकिन इसी वजह से मामले ट्रायल तक जाते हैं क्योंकि दोनों पक्षों को लगता है उनके पास कुछ है और दोनों के लिए जोखिम है। बचाव पक्ष के पास जाहिर तौर पर कई दलीलें हैं, जैसे कि कोई और कारण या योगदान या वो पहले से क्या ले रही थी। और आप जानते हैं, क्या ये पता लगाया गया है कि उसने ऑपरेशन से पहले क्या लिया था? यहाँ बहुत सारे तथ्य हैं। लेकिन अगर आप जूरी हैं तो आप भी यही सब देख रहे हैं, वही चर्चा जो आप और मैं अभी कर रहे हैं। अगर आप बचाव पक्ष हैं तो आप चाहेंगे कि जूरी के सदस्य भी यही सब सोचें। आप चाहेंगे कि वे सोचें और कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये हुआ हो। हाँ, इसमें कुछ लापरवाही और ध्यान न देना था, लेकिन क्या ये इतना गंभीर है ताकि इस व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सके? भले ही उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्या यह व्यक्ति जेल के लायक है? जूरी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वे करते हैं। मैं भी सोच रही हूँ, क्या ये मामला सच में ट्रायल तक जाएगा? मेरा मतलब है, अभियोजकों को तो साफ तौर पर बहुत भरोसा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये डिफेंस टीम ट्रायल में कुछ ऐसे मुद्दे उठा सकती है जो उचित संदेह पैदा कर सकते हैं। हाँ, क्या उनके पक्ष में माहौल बन रहा है? मेरा मतलब है, क्या उन्हें लगता है कि वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें खुद पर भरोसा है? जूरी के सामने एक बहुत अच्छी डिफेंस टीम जैसी कि डॉक्टर के पास है, ये संदेह जूरी के सामने उठा सकती है। वे तय कर सकते हैं कि हम मैनस्लॉटर चार्ज में दोषी नहीं ठहराएंगे। अभी भी बहुत कुछ तय होना बाकी है और जज का यह फैसला उसका एक हिस्सा है। गवाही एक कदम है। अगर आप डिफेंस में हैं तो सोचते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। हम डॉक्टर की विशेषज्ञता की कमी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये दिखा सकते हैं कि राज्य की तरफ से विषाक्तता और टॉक्सिकोलॉजी पर विरोधाभास है। उनके पास बहुत कुछ है। अगर आप डिफेंस वकील हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं तो क्लाइंट से कह सकते हैं, शायद वे समझौते की पेशकश करें और कुछ हासिल करना चाहें। अगर आप अभियोजक हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि इतनी हाई प्रोफाइल केस में आप ट्रायल हार जाएं। तो हाँ, हमेशा ये संभावना रहती है कि किसी तरह का समझौता हो सकता है। अगर आप अच्छे डिफेंस वकील हैं तो क्लाइंट के हित में तब तक संदेह का दरवाजा नहीं खोलते जब तक ठोस कुछ न मिले। खैर, मुझे ये देखने में दिलचस्पी होगी कि ये केस आगे कहाँ जाता है। राज्य बहुत आत्मविश्वासी लग रहा है, लेकिन मार्क ओमेरा का रिकॉर्ड भी अच्छा है, मुझे ये पता है। तो मैं इस पर करीबी नजर रखूंगी। आपका समय देने के लिए धन्यवाद जॉन डे, इसकी सराहना करती हूँ। धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। डॉक्टर ब्राउन अभी भी जमानत पर हैं और केस आगे बढ़ रहा है। हम इस पर नजर रखेंगे। लॉ एंड क्राइम का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मैं अंजनेत लेवी, साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं अगली बार यहीं मिलूंगी।